Hello students, welcome back to our channel Guruji Education. In this video, we are going to solve question answers of lesson number 9 soil. Let's see. क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 व 2 में उपयुक्त उत्तर चिन्हित करें। यानी कि हमको जो सही उत्तर है उसके आगे हमको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न 1, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। यानी कि हमको ये बताना है जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसके अंदर शैल कणों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती है। क, वायु और जल। ख, जल और पादप। ग, खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। घ, जल और वायु। तो इसका सही उत्तर है ग, खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। ये सभी चीज़ें मिलकर इस मृदा का निर्माण करते हैं, अर्थात मृदा के अंदर पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सी प्रकार की मृदा में सबसे ज़्यादा जल को, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। क, बलुई मृदा में। ख, मृणमय मृदा में। ग, दुमटी मृदा में। घ, बलुई और दुमट के मिश्रण में। तो इसका सही उत्तर मृणमय मृदा में। क्यों होती है? क्योंकि जो मृणमय मृदा होती है, मृणमय मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं, पास पास होते हैं। तो छोटे छोटे होने के कारण से, पास पास होने के कारण से पानी उसमें से गुजर नहीं सकता इन कणों के बीच में से, तो पानी लंबे समय तक इसके अंदर बना रहता है। प्रश्न नंबर 3, कॉलम ए में दी गई वस्तु का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए में कुछ वस्तुएं दी गई है और जो गुणों से संबंधित है, तो जो कॉलम बी में दिए हुए हैं हमको उनको मिलान करना है। क, जीवों को आवास देने वाली। ख, मृदा की ऊपरी परत। ग, बलुई मृदा। घ, मृदा की मध्य परत और च, मृणमय मृदा। आइए कॉलम बी में देखते हैं कौन कौन से गुण दिए हुए हैं। बड़े कण, सभी प्रकार की मृदा, गहरे रंग की, सघन छोटे कण। छोटे कण यहाँ पर कारण शब्द का एक कण है। पांचवा, ह्यूमस की कम मात्रा। आइए उत्तर देखते हैं। तो मैंने कॉलम ए का जो सही उत्तर है वह उसके सामने जो डार्क कलर के, येलो कलर के हाईलाइटेड आप देख रहे हैं वो सही उत्तर है। का, जीवों को आवास देने वाली। जीवों को आवास सभी प्रकार की मृदा देती है, तो इसका सही उत्तर है सभी प्रकार की मृदा। यानी कोई सी भी मृदा हो, उस मृदा के अंदर जीवों को आवास होता है, जीव सूक्ष्म जीव उसके अंदर पाए जाते हैं। ख, मृदा की ऊपरी परत, ये गहरे रंग की होती है, जो मृदा की सबसे ऊपर वाली परत होती है, जिसे स्थिति ए भी कहा जाता है। तो यह गहरे रंग की, जो डार्क कलर की होती है। बलुई मृदा, बड़े कण, तो इसका गुण हुआ बलुई मृदा का, इसके कण कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। घ, मृदा की मध्य परत, ह्यूमस की कम मात्रा होती है, जो मृदा की मध्य वाली परत होती है, बीच वाली परत होती है, इसमें ह्यूमस कम मात्रा के अंदर होता है। च, मृणमय मृदा, इसके जो कण होते हैं वो सघन और छोटे कण होते हैं। इसमें कारण शब्द क्या है, तो कण है। कण यानी कि सघन मतलब पास पास होते हैं और छोटे कण होते हैं। प्रश्न नंबर 4, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। उत्तर, मृदा का निर्माण। हेडिंग बना कर देंगे। देखिएगा, इसकी बेसिक बात समझिएगा। मृदा के जो कण है, मृदा है, मृदा का निर्माण होता है शैलों से। अब शैल से कैसे होता है, जो शैल या चट्टानें होती हैं, शैल या चट्टानों के टूटने से। शैल या चट्टान जब छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर टूट जाती है तो मृदा का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। आइए उत्तर देखते हैं। शैलों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। शॉर्ट में हम बताएंगे, बात करेंगे। तो यानी कि जो शैल चट्टानें होती है उनका टूटना, तो इनके टूटने से मृदा का निर्माण होता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यानी कि पवन है, जल है, जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु, शीत जलवायु है, गर्म जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, तो वो जलवायु और पवन और जल, ये सारे कारक हैं जो उन चट्टानों का, शैलों का अपक्षय करते हैं, जिसके कारण से मृदा का निर्माण होता है। अब ये किस प्रकार से करते हैं, ये थोड़ा विषय बड़ा हो जाएगा और अपने कोर्स में नहीं भी है, तो इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। हमको ये बताना है जो मृणमय मृदा होती है यह किस प्रकार फसलों के लिए, ये किस प्रकार की किस यदि होता तो फिर तो ये हो जाता कि यानी कौन कौन सी फसलों के लिए इसके लिए उपयुक्त होती है। तो हमको ये बताना है, इसकी क्वालिटी के बारे में बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है जो यह फसलों के लिए इसको उपयुक्त बनाती है। आइए उत्तर देखते हैं। मृणमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है
जो इसको वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, चूंकि अपन पहले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ भी चुके हैं, छोटे कण होते हैं और सघन होते हैं, पास पास होते हैं, तो इस कारण से इसकी जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। ह्यूमस व कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है, इसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, तो जिससे यह अधिक उर्वर व उपजाऊ होती है। अब जब ये ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो इसकी फर्टिलिटी पावर बढ़ गई, उपजाऊ अधिक हो गई, अतः मृणमय मृदा फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो ये कुछ बातें हुई, दो बात मुख्य हुई, एक तो जल धारण की क्षमता और इसके अंदर ह्यूमस और जो कार्बनिक पदार्थ है इनकी प्रचुरता, ये मृणमय मृदा को फसलों के लिए उपयुक्त या अच्छा बनाते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। मृणमय मृदा व बलुई मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें। हमको यहाँ पर मृणमय और बलुई मृदा के बीच अंतर करना है और अंतर करेंगे हम टेबल बनाकर, सारणी बनाकर। पहले कॉलम में मृणमय मृदा लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बलुई मृदा के गुण या बातें हम लिखेंगे। पहला अंतर, मृणमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। जो बारीक कण होते हैं वो ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, हम पहले क्वेश्चन के अंदर देख भी चुके हैं। जबकि बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। यहाँ पर बलुई मृदा के अंदर अपेक्षाकृत बड़े कण ज़्यादा मात्रा के अंदर है। अगला दूसरा, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, अतः यह अधिक उपजाऊ होते हैं। चूँकि जो ह्यूमस होता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है या मृत जीवांश होता है, वही ह्यूमस कहलाता है। तो ये ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। जब ज़्यादा मात्रा के अंदर है तो ये जो सॉइल होता है, मृणमय मृदा होती है, उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अतः यह कम उपजाऊ होती है। चूँकि ह्यूमस कम है तो उपजाऊ भी कम होगी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी का जो संबंध है वह उसके अंदर ह्यूमस से है। तीसरा अंतर, मृणमय मृदा गेहूं, धान, चना जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है। तो ये जो गेहूं, चना, धान जैसी जो फसलें होती हैं इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और जबकि जो बलुई मृदा होती है, कपास, मूंगफली, शाक सब्जियों की फसलों के लिए अच्छी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें अंतर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर हमें मृदा के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है और उसे नामांकित करना है। साइंस में कोई भी डायग्राम हमको बनाना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो बगैर उसके नामांकन के, बिना लेबलिंग के, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो दैट इट इज़ ओनली सिंपल ड्राइंग, उसका कोई तो नामांकन जरूर होना चाहिए। आप देखिएगा ये मृदा की, इसके अंदर आपको काट दिखाई गई है। आप इसके अंदर जो लेयर्स देख रहे हैं, 4 लेयर्स देख रहे हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे वाली जो है वो ए संस्तर स्थिति, अर्थात संस्तर ए भी इसको कहा जाता है। उसके नीचे बी संस्तर स्थिति, उसके नीचे सी संस्तर स्थिति और सबसे नीचे आधार शैल वाला भाग होता है। तो ये है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ए संस्तर स्थिति है, ये ऊपरी परत होती है, इसके अंदर ह्यूमस होता है। तो इसके ऊपर पेड़ पौधे क्या होते हैं, वनस्पति जो होती है वो उगती है, ठीक है। और बी संस्तर स्थिति आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो शैल के कण हैं, जो पत्थर वाले भाग है वो थोड़े कम है, और सी संस्तर स्थिति में थोड़े अधिक है। और सबसे आधारीय भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, उसके अंदर शैल ही शैल हैं। उसका नाम ही आधार शैल है, यानी कि वह शैलों के आधार पर से बनी हुई है। शैलो चट्टान उसके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। परिच्छेदिका का मतलब होता है काट, यानी जो मृदा होती है, मृदा को ऊपर से यूँ खड़ा काटा गया। मृदा को कैसा काटा गया, खड़ा काटा गया। तो खड़ा काटने पर इस प्रकार जो आप डायग्राम देख रहे हैं वीडियो के अंदर आपके डिस्प्ले पर, इस प्रकार से ये होती है। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया ने खेत में अंत्यश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने, यानी कि रजिया ने अपने जो खेत है उसके खेत में से मिट्टी ली और मिट्टी में जो जल को सोखने की क्षमता है, यानी कि जल मिट्टी के अंदर जो अंदर धीरे धीरे समाहित होता है वो अंत्यश्रवण कहलाता है। तो वो एक उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि उसके द्वारा लिए गए नमूने में से 200 ml जल को अंत्यश्रवण करने में 40 मिनट लगते हैं। यानी कि जो उसने नमूना लिया, उस नमूने में उन्होंने 200 मिलीलीटर जल को और उसके अंदर डाला, तो 200 मिलीलीटर जल जो है 40 मिनट के अंदर वो जो समाहित हुआ। तो हमें अंत्यश्रवण की दर का परिकलन करना है। आइए हम देखते हैं। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला है अंत्यश्रवण की दर बराबर जल की मात्रा बटा अंत्यश्रवण की अवधि, यानी कि जो जल समाहित हो रहा है
उसमें हम समय का भाग दे दें तो हमें अंत्यस्रवण की दर प्राप्त हो जाती है। दर का मतलब होता है समय का भाग देना, ठीक है। तो जो जल की मात्रा मिलीलीटर के अंदर है दी गई है तो हमने लिखा है मिलीलीटर, और अंत्यस्रवण की जो समय है उसकी अवधि मिनट में। हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके मूल मात्रकों के अंदर हम, या तो प्रश्न में दिया होता है नहीं होता है तो हम उसे मूल मात्रकों के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है जो प्रश्न अनुसार है हमारा जल की मात्रा वो 200 ml है और जो समय अवधि है वो 40 मिनट की है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब हम इसको भाग देंगे 200 में 40 का 40 का जब हम भाग देंगे तो हमें 5 मिलीलीटर प्रति मिनट अंत्यस्रवण की दर हमको प्राप्त होती है। अतः रजिया के खेत की मृदा के अंत्यस्रवण की दर 5 मिलीलीटर प्रति मिनट, अर्थात वह 1 मिनट में 5 मिलीलीटर जल अंदर समाहित करेगी। प्रश्न नंबर 9, समझाइए कि मृदा प्रदूषण व मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। हमें मृदा का प्रदूषण, देखिए अनेक प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण बड़ा कॉमन हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि पहले तो प्रदूषण शब्द का आपको अर्थ समझा देता हूँ मैं। प्रदूषण का मतलब क्या हुआ? प्रदूषण का मतलब ये हुआ जब किसी चीज़ की गुणवत्ता अन्य अवांछित चीज़ें मिलने से प्रभावित हो जाए, यानी कि वो उपयोग के योग्य नहीं रहती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो वह प्रदूषण की श्रेणी के अंदर आता है। अब मृदा के अंदर कोई अवांछित पदार्थ मिल गए जो मृदा की संरचना से अलग होते हैं और वो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात उसकी गुणवत्ता में कमी ला रहे हैं, तो वो मृदा प्रदूषण कहलाया, ठीक है। अब मृदा अपरदन की हम बात करते हैं। अपरदन का शब्द, अपरदन जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ का अपने स्थान से हटकर कहीं और चले जाना, अर्थात उसका विस्थापन हो जाना, वो अपरदन कहलाया। तो चूंकि यहाँ पर किसका अपरदन हो रहा है? मृदा का, तो मृदा के अपरदन की बात हो रही है, अर्थात मृदा अपने स्थान से हटकर कहीं और चली जाए। तो अब हमको यहाँ पर करना क्या है? जो दो समस्याएं हैं, मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन, तो इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, हमको इसके अंदर इसका आंसर देना है। आइए हम देखते हैं मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो पहले प्रश्न में जो कही गई बात है उसी बात का हम उत्तर देंगे। का पहला बिंदु, पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक के उपयोग को बंद करके। जब हम पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देंगे तो मृदा का जो है प्रदूषण रुक जाएगा, क्योंकि मृदा को प्रदूषित पॉलीथीन की थैलियाँ ये सर्वाधिक, प्लास्टिक सर्वाधिक मात्रा के अंदर करता है। अगर यदि हम रोक न सकें तो कम से कम इसका उपयोग हम कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अनेक रसायनों, अपशिष्ट पदार्थों व पीड़कनाशक का उपयोग बंद करके मृदा में छोड़ने से पहले उन्हें उपचारित करके, या जो मृदा को प्रदूषित करने वाले रसायन केमिकल्स, चाहे उद्योगों के अंदर काम आते हैं, चाहे वो खेती के अंदर काम आते हैं, खेती के अंदर कीटनाशी काम आते हैं, पीड़कनाशी काम आते हैं, तो ऐसे अनेक अपशिष्ट पदार्थ हैं जो उद्योगों से निकल रहे हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हुए, कीटनाशी, पीड़कनाशी हुए, इनका उपयोग हम बंद कर दें। तो जब हम इनका उपयोग हम बंद कर देंगे तो मृदा का प्रदूषण रुकेगा। फिर अगर यदि हमको इनको उपयोग करना है तो इनका जो रसायन है, रसायनों को हमें उपचारित करके मृदा के अंदर हमको छोड़ना चाहिए, मृदा के अंदर उनको मिलाना हमको चाहिए। जब हम उनको उपचारित करके मिलाएंगे तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा या कम होगा। खेतों में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करके, क्योंकि जो रासायनिक खाद होती हैं ये मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो हमें इनका उपयोग बंद करके इनके स्थान पर हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। आइए मृदा अपरदन को रोकने के उपाय देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, पहला, वृक्षों की कटाई का व वनोन्मूलन को रोककर। देखिएगा मैं आपको सारे बिंदु समझा, उससे पहले एक बेसिक बात बताता हूँ इसकी। जैसे हमने उसकी देखी, मृदा प्रदूषण की देखी, देखिएगा ये मृदा अपरदन मैंने आपको बता दिया, मृदा अपरदन क्या है ये बता दिया। अब बात आती है कि मृदा अपरदन होता किन कारणों से, उन कारणों को हम रोक लें तो मृदा अपरदन के उपाय हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। देखिए जो वृक्ष होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जो वनस्पति है, अगर ये हम बात करें एक शब्द में, चाहे कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो शाक, झाड़ी, वृक्ष, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वनस्पति होती है, ये वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने में बड़ी सहायक है। कैसे है? जो इनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ों से मिट्टी के कण, मृदा कण चिपके हुए रहते हैं, उनको बांधे रखती है। तो बांधे जब रखती है तो पानी जब बहेगा मृदा के ऊपर से, या जब हवा जब चलेगी, तेज हवा चलेगी, तो मृदा के कण अपने स्थान से नहीं हटेंगे। तो वृक्षों का होना मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे संबंधित जो भी बातें हैं, यानी कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि मृदा अपरदन को हम रोक सकें। आइए हम देखते हैं। वृक्षों की कटाई व वनोन्मूलन को रोककर, हम वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दें, वनों को उन्मूलन अर्थात वनों के समाप्त होने की दर को हम कम कर दें, रोक दें, तो मृदा अपरदन रुक जाएगा।
घास भूमि पर पशुओं की चराई पर रोक लगाकर, क्योंकि जो घास वाली भूमि होती है उस पर पशु चरते रहते हैं, तो जब पशु चरेंगे तो घास समाप्त होगी, जब घास समाप्त होगी तो मृदा अपरदन की दर में वृद्धि होगी। तो इसको हम रोक लगा दें तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। खेतों की मेड़ के चारों ओर वृक्षारोपण करके या मूंज घास का प्रयोग करके, जो खेत होते हैं हमारे खेतों की हमारी बाउंड्री होती है, वह बाउंड्री को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम जो हमारे खेत हैं उसके चारों ओर हम वृक्षारोपण कर दें, वृक्षों की कतार लगा दें, मूंज घास लगा दें, जो कि बहुत आसान होती है, एक प्रकार की घास होती है जिससे रस्सी बनती है या अनेक चीज़ें बनती है। तो मैंने एक उदाहरण बताया रस्सियों, तो मूंज घास लगा देंगे तो मूंज घास जो खेत हैं उनकी जड़ों को बांधे रखेगी, तो जब खेत खाली भी रहेंगे तो समय मृदा अपरदन नहीं होगा। रेलवे लाइनों के आसपास की भूमि या किसी प्रकार की खाली पड़ी भूमि पर अधिक वृक्षारोपण करके, रेलवे लाइन जो होती है उसके आसपास की जो भूमि होती है वो खाली होती है, तो उस भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए, उस भूमि पर वृक्षारोपण होगा तो मृदा अपरदन रुकेगा। या जहाँ भी कहीं हमें खाली भूमि दिखे वहाँ पर हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम करेंगे तो मृदा अपरदन रुकेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, मृदा अपरदन का एक जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बड़ा कारण होता है ढालूदार भूमि होना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ढालू होगी भूमि, तो उस ढालूदार भूमि पर जब पानी बहता है तो अपने साथ पानी मृदा को भी ले आता है। तो हम वहाँ पर जब सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करेंगे तो सीढ़ीदार खेतों से पानी के बहने की दर कम हो जाएगी। जब पानी के बहने की दर कम होगी, यानी कि धीमी गति से पानी बहेगा, तो मृदा अपरदन भी वो रुकेगा, मृदा अपरदन कम करेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय अपनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। बहुत आसान होता है, यदि हमने लेसन पढ़ा है तो वर्ग पहेली को हल करना। कुछ संकेत उसके अंदर दिए हुए होते हैं, तो पहला इसमें जो है सीधे सीधे जो है वो दिया हुआ है, इनके बने थैलों के अपशिष्ट मृदा प्रदूषण मृदा प्रदूषण होता है। तो आइए अब हम सीधा हम देखते हैं, ऊपर से नीचे संकेत दिए हुए हैं, तो आइए अब हम इसको हल करते हुए हम इन संकेतों को हम देखिएगा। पहला जो सीधा सीधा है जो पहला दिया है वह है इसमें पॉलीथीन। देखिएगा जो ये थैले हैं, पॉलीथीन के बैग्स हैं, ये आप पिंक कलर के जो बॉक्सेस देख रहे हैं ये भरे गए हैं, और जो नंबर दिए हैं तो ये इससे संकेत मिलता है कि हमने भरे हैं। ठीक है जी। तो पॉलीथीन के जो थैले होते हैं, हमारा पहला संकेत हमारा यही था, इनके बने हुए थैले मृदा प्रदूषण को करते हैं, तो जो पॉलीथीन होती है उसके थैले मृदा प्रदूषण क्या करते हैं। अब सीधे सीधे जो है हमारा वो है दूसरे नंबर का, आइए अब इसको देखते हैं हम। देखिएगा ये कहता है इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। हम प्रश्नों को उत्तर में देख चुके हैं, जो सूक्ष्म कणों का अनुपात होता है वो मृणमय मृदा में अधिक होता है। अब देखिएगा दूसरा हमने सीधे सीधे में हमें बता दिया मृणमय। ठीक है जी। अब ऊपर से नीचे अब हम चलें, तो ऊपर से नीचे हम चलेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिएगा दूसरे नंबर पर भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो जब हमने बाएं से दाएं वाला हमने लिखा तो हमको मृ प्राप्त हो गया, तो उससे भी हमको संकेत मिल जाता है कि यहाँ पर मृदा आएगा। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम देखिएगा 3 देखते हैं ऊपर से नीचे में। देखिएगा 3 ऊपर से नीचे का देखिएगा, पवन तथा प्रवाही जल के कारण पैदा प्रभाव, यानी कि पवन जब बह रही है, पानी जब प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, पवन हवा चल रही है, पानी बह रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो जो उसका प्रभाव होगा वो क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। तो इसके अंदर आ जाएगा अपरदन। 3 ऊपर से नीचे हम जब आए तो क्या आ गया, अपरदन आ गया। अब देखिए हमने अपरदन भरा, 3 ऊपर से नीचे भर लिया, या हम 5 बाएं से दाएं भी हम भर सकते हैं। तो देखिए 5 बाएं से दाएं में हमको रे मिल गया, और ऊपर से हम चले अपरदन चले तो हमको रे मिल गया। तो हमारा जो 5 बाएं से दाएं भरना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 5 बाएं से दाएं देखते हम। देखिए 5 बाएं से दाएं क्या आता है हमारा। देखिए 5 नंबर मृदा परिच्छेदिका की परत, और जो मृदा परिच्छेदिका की परत होती है वह क्या कहलाती है, वह आधार शैल होगी, क्योंकि सबसे नीचे वाली जो परत है वो आधार शैल है, क्योंकि र जो है वो आधार के अंदर आ रहा है, आधारीय शैल के अंदर आ रहा है। तो हमारा इस प्रकार से 5वां ये हो गया आधार शैल। अब सीधे में हम 4 हमारा रह गया, 2 हमने देख लिया, अब हमारा 4 रह गया। तो आइए हम पहले सीधे में देखते हैं 4। देखिएगा
इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। देखिए ये भी हमारा नहीं था। आइए अब देखते हैं हम। देखिएगा जो दुमटी मृदा होती है, दुमटी मृदा के अंदर सूक्ष्म कण और बड़े कण दोनों की मात्रा कैसी होती है? समान होती है, बराबर मात्रा के अंदर, बराबर अनुपात के अंदर पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे हम 4-5 तक हम देख चुके हैं। आइए हम अगला देखते हैं। देखिएगा 8वां अगला, वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। जब मृदा वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मृदा को उड़ाने वाला काम कौन करता है? दो चीज़ों के कारण से हो रहा है मुख्य रूप से, एक तो पवन के द्वारा, एक बहते हुए जल के कारण से। तो जो पवन होती है वो मृदा को उड़ा ले जाएगी। जब वनस्पति नहीं होगी तो वनस्पति होगी तो उड़ेगी नहीं। तो बाएं से दाएं में हमारा आ गया पवन। अब देखिए 3 से हम ऊपर से नीचे जब हम चले थे तो अपर्दन आया, तो न हमको अपर्दन से मिल गया पवन, तो हमारा 8 बाएं से दाएं क्या हो गया? आसान हो गया। आइए अब हम देखते हैं अगला, यानी कि नवम 800 देख चो नवा। इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। देखिएगा सुवातित का मतलब अधिक हवा वाली, जिसके अंदर हवा हो, ज़्यादा मात्रा के अंदर हो, हवा ज़्यादा मात्रा के अंदर रहती है, और शुष्क और ड्राई हो। तो जो शुष्क और ड्राई वाली जो मृदा होती है वो बलुई मृदा होती है, क्योंकि जब कण बड़े आकार के होंगे, जब कण बड़े आकार के होंगे तो उनके अंदर रिक्त स्थान को, उस रिक्त स्थान के अंदर हवा होगी। तो ये मृदा किस प्रकार की हुई? बलुई मृदा। तो सीधे सीधे के अंदर ये हुआ हमारा बलुई मृदा का। आइए अगला देखते हैं। इसका 10, मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता। मृदा जो वाटर होता है अपने अंदर पानी को धारण करती है, रोक के रखती है। इसको कहा जाता है मृदा आर्द्रता। इसको मृदा आर्द्रता हम कहते हैं। तो ये इसका 10वां हो गया हमारा। अब देखिएगा, अब हमारा ऊपर से नीचे में हम 3 तक देख चुके थे, और अगला देखते हम क्या है हमारा 6वां अगला, मृदा में जल अवशोषण की प्रक्रिया। देखिए मृदा में जल अवशोषण की प्रक्रिया जो है ये भी मृदा आर्द्रता या अंत्यश्रवण कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा मृदा आर्द्रता, यानी कि 10 सीधे सीधे में भी मृदा आर्द्रता आया और 6 ऊपर से नीचे में भी मृदा आर्द्रता आया। तो इसको अंत्यश्रवण या मृदा आर्द्रता भी कहा जाता है। अब देखो मृदा आर्द्रता क्यों लिया हमने? मृदा आर्द्रता इसलिए लिया क्योंकि जब हम 10 सीधे हम चल रहे हैं तो उसमें हमको ता प्राप्त हुआ। तो जब हम ता हमको लेना है तो हमको ऊपर से नीचे में भी मृदा आर्द्रता ही हम भरेंगे। आइए हम देखते हैं अगला हमारा 6 हम देख चुके हैं। 7वां, किसी स्थान की मृदा की काट या परिच्छेदिका। किसी स्थान की मृदा की काट या जो परिच्छेदिका होती है वह शीर्ष मृदा, यानी कि जो ऊपरी मृदा है। अब ये शीर्ष मृदा क्यों आया? क्योंकि अब हम देखिएगा दा जो है वो हमको मृदा आर्द्रता से प्राप्त हो रहा है, तो इसका जो आएगा शीर्ष मृदा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने वर्ग पहेली को हमने हल किया। यहाँ पर आपका लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पूर्ण होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो में आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो। इसके लिए धन्यवाद।